हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी ने अपने जो है आपका 3.0 यानी कि आपकी अपनी तीसरी शिक्षक भर्ती का आगाज़ कर दिया है। और जिसके बारे में मैंने जब इनका कैलेंडर आउट हुआ था तो मैंने आपको इन्फॉर्म भी किया था अपने वीडियो के माध्यम से। मैंने आपको सारी डिटेल्स भी उसमें बताई थी और वहाँ पर ये बात भी क्लियर हुई थी कि अगस्त में आपका बीपीएससी 3.0 का आपका एग्ज़ाम आपका होना तय है। और अब जितना रिकॉर्ड अभी तक देखा गया है तो उस हिसाब से ये बात सामने आती है कि भाई ये अपने टाइम पे रहते हैं। मतलब जब अब आपका बिहार का आपका जब 1.0 सबसे पहली वाली शिक्षक भर्ती आई थी, तब ये लगा नहीं था किसी को कि ये संभव होगा कि मतलब इतनी जल्दी एग्ज़ाम कराना, इतनी जल्दी रिजल्ट निकालना, इतनी जल्दी लोगों को नियुक्ति पत्र दे करके स्कूल में सब अपनी अपनी जगह पे लग जाएंगे। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था और ये काफ़ी सरप्राइजिंग रहा कि ये हुआ है। तो जैसे ही बीपीएससी ने अपना 1.0 अपना कम्प्लीटली किया अच्छे से, फिर अपना 2.0 भी कंप्लीट किया, तो इसी तरह से ये पूरी उम्मीद है, हम मान के चलते हैं कि 100% ये होगा कि बीपीएससी अपना 3.0 जो है आपका अगस्त में एग्ज़ाम ले लेगा। तो जो अभी तक के जो दोनों एग्ज़ाम हुए थे, बीपीएससी 1.0 और बीपीएससी टीआरई 2.0, तो ये दोनों एग्ज़ाम अगर एक तरफ से देखा जाए तो अफरा तफरी में हुए, बहुत जल्दी जल्दी फटाफट बना, ना स्टूडेंट्स को सोचने का मौका मिला कुछ भी, बस फटाक से फॉर्म आया, बस तड़ातड़ सब लोग भरते गए। उसके बाद अब उसमें भाई जितने लकी स्टूडेंट्स रहे, जिनकी मतलब मंजिल उनकी मिल गई, उनको बहुत सारी बधाइयाँ, सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, बेरोजगारी का दौर बहुत ज़्यादा है, बेरोजगारी आज भी अपने चरम पर ही चल रही है। कुछ वैकेंसीज़ ऐसी आई जैसे कि आपका बिहार का आपका जो शिक्षक भर्ती हुआ, और उसके अलावा और भी यूपी की भी जो कुछ वैकेंसी आई, सेंट्रल की केवीएस आई, अभी इस समय आपका DSSB का भी चल रहा है। वैकेंसीज़ आती हैं, ऐसा नहीं है, वैकेंसीज़ आती है, लेकिन वैकेंसीज़ ये इतनी ज़्यादा नहीं होती, एक तरह से कह लीजिए कि मुट्ठी भर है ये सब। और हमारे पास जो है कैंडिडेट्स जो है अथाह है, तो कैंडिडेट्स तो अनकाउंटेबल है, और पता चलता है वैकेंसी मुट्ठी भर आती है। तो अभी भी हमारे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, वेरी बिग लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं जिनको बीपीएससी आपका टीआरई 3.0 का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। दोस्तों, जो लोग, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बीपीएससी टीआरई 1.0 में भी नहीं सिलेक्ट हो पाए, 2.0 में भी नहीं सिलेक्ट हो पाए, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद बीपीएससी का आपका टीआरई 3.0 आपका बनता है। तो अब इसमें करना क्या है कि इसमें करना ये है कि जो आपका जो जिससे आपकी मेरिट बनती है, ठीक है, मेरिट आपकी बनती है आपके जीएसटी के वाले सेक्शन से। तो अगर आप टीजीटी देते हैं तब भी, आप पीजीटी देते हैं तब भी, और आप पीआरटी देते हैं तब भी, तो होता यह है कि जीएसटी का पोर्शन वो आपका सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने के साथ में ये होता है कि ये जो आपके मेरिट लिस्ट में जो आपका नाम लेके आता है, ये आपका बहुत ही इसमें मतलब बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। तो इसी क्रम में मैंने आज से शुरू किया हुआ है, आज से हमारा ये जीएसटीके का प्रैक्टिस सेट आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए आज से स्टार्ट हुआ है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ़ प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूं, जिससे आप लोगों को एग्ज़ाम में एक बेहतर हेल्प मिल सके। अभी हमारे पास टाइम काफ़ी है, इसलिए और एक बात ये भी जान लीजिएगा कि जो लोग शुरू से लगे रहते हैं, सिलेक्शन उन्हीं का होता है। जो भी लोग अभी तक सिलेक्ट हुए तो वो बहुत पहले से, कई सालों पहले से कहीं ना कहीं से लगे हुए होते हैं। तो वो क्या होता है, जब वैकेंसी आती है तो उनके लिए एक मौका रहता है और फटाक से उस मौके को वो हासिल करके जीत जाते हैं। तो जो विद्यार्थी अभी बचे हुए हैं, जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है, जो सिलेक्शन की इंतज़ारी में है, ये वीडियो उन सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण और बहुत खास होने वाला है। तो आज से हम अपना जो है जीएसटीके का प्रैक्टिस सेट लेकर के आएंगे, और इसमें जो क्वेश्चंस का सिलेक्शन है वो बहुत मेहनत करके किया गया है कि ताकि आपको ये क्वेश्चंस एग्जाम में इसमें से आपको देखने को मिले, ताकि ये जो तैयारी की जा रही है इसकी सफलता तभी सुनिश्चित होगी जब आपके ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि मैं काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन क्वेश्चंस को आप लोग के सामने लेके आती हूँ, कि ताकि ये क्वेश्चंस जो है, मतलब मेहनत का मतलब वही है ना, कि जैसे अगर किसी ने खाना बनाया और खाना अच्छा लगा तो खाना बनाने का मतलब वो सफल हो गया मेहनत। तो ऐसे ही हमने कोई प्रैक्टिस सेट बनाया है, अगर उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने तो हमारा प्रैक्टिस सेट बनाना सफल हो जाता है। तो चलिए आज का हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है
कि पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है। बहुत ज़्यादा ये पूछा जाता है, ये सभी एग्जामों में देखा हुआ बहुत ज़्यादा पूछा जाने क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व किस ताप पर सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका आंसर होता है 4 डिग्री सेल्सियस। ये बात याद रखिएगा, ये आपके क्वेश्चन इसी तरह से आते हैं और ऑप्शन में 4 डिग्री, 6 डिग्री, 8 डिग्री, 10 डिग्री ऐसे ही आपका क्वेश्चन दिया रहेगा। अगर आपको पता है कि इसका जवाब 4 डिग्री सेल्सियस है तभी आप इसको लिख पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ये थोड़ा आसान प्रश्न है कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। आप सभी जानते हैं, ज़्यादातर अगर साइंस के विद्यार्थी हैं तब तो 100% जानते होंगे, और आर्ट्स के विद्यार्थियों ने भी आप कम से कम कक्षा 8 तक यानी कि क्लास 8 तक तो साइंस पढ़ी ही होगी, तो आपको संभवतः ज़रूर ये पता होगा कि ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है। जो हमारे स्टार होते हैं उनका जो कलर होता है वो किसी एक खास बात में निर्भर करता है, वो है टेम्परेचर, तापमान। तारों का रंग जो है टेम्परेचर पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है। ये सब ऐसे कुछ ये इस तरह से मापने, मतलब कि पायरोमीटर, एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर, इस तरह के आपका एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है कि इनसे क्या मापा जाता है। तो हर प्रैक्टिस सेट में आपको कुछ ना कुछ इस तरह का मिलेगा। तो आज के प्रैक्टिस सेट में ये है कि एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, वो है वायु का वेग यानी कि पवन वेग मापा जाता है एनीमोमीटर से। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 5, क्वेश्चन 5 और क्वेश्चन 6, इसको दोनों को बस थोड़ा सा अंतर है। होता ये है कि ये सीधे सीधे ऐसे ही पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट में क्या नहीं पाया जाता है, और ऑप्शन में दिया रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। ये 4 चीज़ें आपको दी हुई होती हैं। अगर आपको पता है कि नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है तो ही आप लगा पाएंगे, नहीं तो आपको कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सारों आपको एक ही जैसे लगते हैं। तो जान लीजिए कि कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन नहीं पाया जाता है। और पाया जाता है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में कार्बोहाइड्रेट में क्या पाया जाता है, तो वो पाया जाता है कार्बन पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है और ऑक्सीजन पाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। मलेरिया जो मच्छर काटने से होता है, तो इसमें होता ये है कि इसमें बुखार आना और तमाम तरह की समस्याएं होती हैं। तो प्रश्न ये है कि मलेरिया के रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो इसका आंसर है प्लीहा, जिसको इंग्लिश में स्प्लिन भी बोलते हैं, SPLEEN, स्प्लिन, और हिंदी में प्लीहा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 कि कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। ये है कांगो नदी। एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है कि इसी तरह से होता है कि कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। इस तरह के प्रश्न एकदम आपको डायरेक्ट मिलते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है कि विषुवत रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो उसका जवाब है कांगो नदी काटती है। विषुवत रेखा को 2 बार कांगो नदी काटती है। अगला प्रश्न है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का जो गोलार्ध होता है, जब हम मैप में इसको पढ़ते हैं, तो अगर आप उसमें राउंड सर्कल करेंगे तो अब भारत का जो आपकी जो पोजीशन होती है वहाँ पे, तो वहाँ पे होता है कि उत्तर यानी कि नॉर्थ और पूरब यानी कि पूर्वी। तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, ओजोन वायुमंडल की कौन सी परत में स्थित है। ओजोन, अपना जो ओजोन लेयर आप जो सुनते हैं कि ओजोन लेयर है एटमॉस्फेयर में, जो आपको पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करती है, तो ओजोन जो आपकी लेयर है या ओजोन परत जो है, ये वायुमंडल में कहाँ पे स्थित होती है। तो होता ये है कि वायुमंडल में 5 परतें होती हैं। सबसे पहले होता है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, फिर मीजोस्फियर, आयनोस्फियर और एक्सोस्फियर। ये 5 परतें होती हैं। एक क्लास में आप लोगों की सिर्फ वायुमंडल की इन्हीं 5 परतों पर लूँगी, और मुझे उम्मीद है कि उसके बाद फिर आपको वायुमंडल फिर कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर ये है कि ओजोन लेयर, अगर या तो आपसे ओजोन पूछा जाए या फिर आपसे ओजोन लेयर करके पूछा जाए, इसका जवाब जो होता है कि वायुमंडल की ये आपकी स्ट्रेटोस्फियर, यानी कि इसको हिंदी में, इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फियर लेयर और हिंदी में समताप मंडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। यहाँ पर एक आपका जो माउंटेन है आपका, उसका नाम है अरावली, और आपको यहाँ पर बताना है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। तो उसका नाम गुरु शिखर है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यहाँ तक का प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों,
अभी तक हम लोगों ने 11 प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम अपने 12वें प्रश्न पर हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, पृथ्वी द्वारा प्रसारित रेडियो तरंगों को कौन सी परत वापस परावर्तित करती है? जैसे कि हम सभी फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, रेडियो इस्तेमाल करते हैं, टीवी सिग्नल, ये सब जो सिग्नल हमको मिलते हैं, ये मतलब ये क्या होता है कि हमें कहते हैं ना, किसी जैसे पहले के ज़माने में होता था, लोग एंटेना घुमाते थे। आप लोगों में से शायद आप लोगों ने तो नहीं जानते होंगे, आपके पेरेंट्स में भी शायद ये जानते होंगे कि पहले क्या होता था कि टीवी सही नहीं आ रहा है, एंटीना घुमाओ, एंटीना घुमाओ। तो होता ये है कि ये जो है ना, ये आपका ये वो वहाँ से रेज वापस आती हैं, परावर्तित होती हैं जो है। तो पृथ्वी द्वारा प्रसारित जो रेडियो तरंगे होती हैं वो कौन सी परत से वापस आती हैं? ये सभी भी आपके वायुमंडल की जो 5 लेयर होती हैं, ये वहीं से ये सारे प्रश्न बने हुए हैं। एक बार आप वायुमंडल की 5 परतों को अच्छे से पढ़ लेंगे तो उससे बनने वाले सभी प्रश्नों का उत्तर आप बहुत आसानी से दे लेंगे। अभी इस प्रश्न का उत्तर है तापमंडल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि हिंद महासागर में स्थित गर्त का नाम क्या है? तो हिंद महासागर में एक गर्त है, उसका नाम है सुंडा गर्त। ये हिंद महासागर में होती है। कभी बार मिलान करने के तौर पे या फिर किसी भी फॉर्मेट में ये क्वेश्चन आपके आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में, लेकिन ये क्वेश्चन आपके पॉपुलर क्वेश्चन हैं, फेमस क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके देखे जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण किसने किया था? मतलब भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर लाइन है उसका निर्धारण किया था सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ ने, और इन्हीं के नाम पर इस सीमा रेखा का नाम रेडक्लिफ रेखा पड़ा था, यानी कि रेडक्लिफ लाइन। अगला प्रश्न है, पारादीप बंदरगाह कौन से राज्य में है? तो जो पारादीप बंदरगाह है वो उड़ीसा में है। क्वेश्चन नंबर 16, आलू की खेती भारत में कहाँ से आई है? सभी लोग बहुत पसंद करते हैं, और ऐसे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि भाई हमारे नॉर्थ इंडिया में तो ये होता है कि कोई भी ऐसी डिश, मतलब नॉर्थ इंडिया आपका समझिए यूपी बिहार एमपी सभी उसमें आपके आते हैं, तो होता ये है कि इसमें कोई ऐसा, हमारे यहाँ कोई ऐसा दिन नहीं जाता है कि जिस दिन हमारे घर में कोई ऐसी चीज़ बने और उस दिन आलू उसमें ना पड़े। तो हर कोई भी फॉर्मेट में हम खाना बना रहे हो तो आलू तो उसमें पड़ता ही पड़ता है। ये हमारे यहाँ शुरू से नहीं था, हमेशा से आलू, मतलब ऐसा नहीं कि इंडिया में ही आलू शुरू से हुआ है, तो आलू हमारे यहाँ कहीं से आया है। तो वो कौन सी जगह से आया है? तो उसका आंसर है कि पुर्तगाल से आया है। आलू हमारे यहाँ पे पहले नहीं था, इसके ओरिजिन यहाँ पे नहीं है, पुर्तगाल से आलू आया है। अगला प्रश्न है, काकोरी ट्रेन डकैती के नायक कौन थे? देखिए, काकोरी ट्रेन डकैती, ये काकोरी ट्रेन डकैती ये पुराना नाम है, अभी इसका नाम सरकार ने बदल दिया है। और वो काकोरी ट्रेन डकैती की जगह क्या है, मैं उम्मीद करूंगी कि आप लोग मुझे इसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से दें, और नहीं तो फिर अगले वीडियो में मैं उसको शामिल कर दूंगी। तो अभी एक बार मौका देते हैं, एक बार आप देखते हैं कि आप में से कितने विद्यार्थी हैं जो ये अपडेटेड नॉलेज रखते हैं। तो अभी इसी प्रश्न के उत्तर पर चलते हैं। तो काकोरी ट्रेन डकैती के जो आपके नायक थे, जो सबसे मेन लीड में थे, वो कौन थे? तो उनका नाम था श्री राम प्रसाद बिस्मिल। अगला प्रश्न है, सारनाथ में बुद्ध के, गौतम महात्मा बुद्ध जो आपके हैं सारनाथ में, तो उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन जो दिया था उसको किसी एक फेमस नाम से जाना जाता है। अगर जब भी सारनाथ में वहाँ गौतम बुद्ध के प्रवचन की बात होती है तो एक खास नाम डिक्टेट किया गया है, वो है धर्म चक्र प्रवर्तन। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, गांधी इरविन समझौता, आपको अगर पता है तो मुझे आप इसका सन बताएं कि गांधी इरविन समझौता कौन से सन में हुआ है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं इसको आप लोगों को बताया है। अगर आपने पढ़ा है तो आपको ज़रूर याद होगा, और नहीं याद है तो फिर अगली वीडियो में ये शामिल हो जाएगा। तो गांधी इरविन समझौता जो है ये प्रसिद्ध आंदोलन, ये कौन से आंदोलन से इसको लिंक किया जाता है? तो वो ये है कि वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से लिंक किया जाता है जो है। अगला प्रश्न है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? आप सभी जानते हैं कि महात्मा गांधी जी जो है वो आपका मतलब का 20 साल से ज़्यादा हमें लगता है कि वो वहाँ पे रहे हुए थे, और उसके बाद फिर वो वहाँ से वापस आए थे। तो उस टाइम, और इसी वजह से जो है यहाँ पे जो प्रवासी दिवस मनाया जाता है वो उन्हीं के वापस आने की वजह से ही मनाया जाता है। तो यहाँ पे प्रश्न ये है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जब थे तो उन्होंने एक पत्रिका को प्रकाशित किया था, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम जो है वो इंडियन ओपिनियन है। तो महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का नाम इंडियन ओपिनियन था।
तो ये आज के वीडियो के ये आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहे हैं। मैं कल हो सकेगा तो कल ही, नहीं तो मैं बहुत जल्दी जो है आपको अगला वीडियो भी लेकर के आऊँगी। और मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कर सकूँ, जिससे आप अभी से अपनी तैयारी को अच्छे से करें और इस बार आपका जो आप बीपीएससी टीआरई 3.0 जो आपके सामने है, इसमें आपका 100% सिलेक्शन अपना सुनिश्चित करें। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। और एक बात बस मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी पढ़ाती हूँ, जो भी डिटेल्स यहाँ पे मैं पढ़ाती हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके भी, क्योंकि मेरा वीडियो बहुत सिंपल होता है, तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट करके भी बहुत आसानी से ले सकते हैं। और एक और तरीका होता है कि भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो की जाएंगे, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है, जहाँ पे सारी जानकारियाँ जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाती हूँ वो सब, और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो एग्ज़ाम से रिलेटेड या फिर आपकी पढ़ाई से रिलेटेड होती है, तो मैं टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करती रहती हूँ। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। उससे आपको ये सुविधा होगी कि जब भी मैं कोई अगला वीडियो डालती हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाती है। चलिए मिलते हैं आप किसी और बहुत अच्छी और बहुत अच्छे कंटेंट के साथ में एक बेहतरीन वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।